जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्राज जी के जिस पे जैसा कि दोस्तों आज है 26 फरवरी को आपका थर्ड शिफ्ट का सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम आपका समाप्त हो गया। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे जाने वाले 25 जी के जीएस के प्रश्न से अधिकतम रेट प्रश्न मिल गए। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो आसपास लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आज के वीडियो में शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्या आने वाले स्टूडेंट को कुछ हद तक सहूलियत मिल सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा गया था दोस्तों कि आपका जो राइनो बॉन्ड है ये किसके द्वारा है जो कि लॉन्च किया गया था। ठीक है, राइनो बॉन्ड। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका विश्व बैंक है। वर्ल्ड बैंक को आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन बॉन्ड WSP जारी किया है, जिससे प्राप्त धन का उपयोग दक्षिण अफ्रीका में गैंडों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो यह देख सकते हैं वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड का नाम दिया गया था। यह 5 साल तक $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है। इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF से संभावित प्रदर्शन भुगतान शामिल है। ठीक है, तो राइनो बॉन्ड दोस्तों आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े। इससे पहले प्रश्न आपको पूछा गया था दोस्तों कि 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था। ठीक है, ये पूछा गया था। तो आपको बता दें पहले 1320 से 1414 तक आपका तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, तुगलक राजवंश का शासन था। तो तुगलक राजवंश का ही कोई व्यक्ति या कोई शासक आपकी दिल्ली पर शासन कर रहा होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा आपका जो शासन काल का कार्यकाल था। तो पहला तो इसका राइट आंसर आपका 1351 से 1388 आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1381 में पहला जो आपका शासक था तुगलक वंश का हुआ था गिताद अल उद्दीन तुगलक। ठीक है, जो कि 1321 से 1325 तक शासन किया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक था जो कि 1325 से 1351 तक शासन किया था। सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो कि दिया रहेगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है तो आपका फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 1388 आपको पूछ ही दिया गया था। इसके अलावा है ख्यास उद तुगलक 2 1388 से 1389 मात्र 1 साल का शासन था। इसके अलावा अबू बकर शाह था जो कि 1389 से 1390 तक शासनकाल था। इसके अलावा नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय था जो कि आपका 1390 से 1393 तक शासन किया था। इसके अलावा आपका सिकंदर शाह प्रथम आया जो कि आपका मात्र 1393 तक की शासन किया था। इसके अलावा महमूद नसीर उद्दीन आया था जो कि 1393 से 1394 तक शासन किया था। इसके अलावा नुसरत शाह आपका आया था 1394 से 1399 तक। इसके अलावा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1399 से 1413 तक आपका शासन है जो कि किया था। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट आपका कौन हो जाता है, पहला हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है, फिरोज शाह तुगलक हो जाता है। ठीक है, तो आपका फिरोज शाह तुगलक पूछ दिया गया। तो अगला शिफ्ट में क्या आपका मोहम्मद बिन तुगलक की पूछ दिया जाए। ठीक है, सभी को आप याद रखिएगा। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पर आपको मालूम होगा कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। उसमें आपका खिलजी राजवंश था जो कि दोस्तों आपका 1290 से 1320 तक आपका शासन किया था। तो खिलजी वंश में मात्र 3 ही राजा थे। पहला तो आपका जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, जिसका जो शासनकाल था आपका 1290 से 1296 था। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी आए जो कि फिरोज शाह अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। ठीक है, इन्हीं को मारकर आपका अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के शासन पर बैठा था 1296 से 1316 तक। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है 1296 से 1316 तक किसका शासन था, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी का था। इसके अलावा अंतिम जो शासक था खिलजी वंश का आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। ठीक है, जिसका शासन आपका 1316 से 1320 ईस्वी तक था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका ममलूक वंश। ठीक है, ममलूक वंश आपका दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला आपका पहला राजवंश था ममलूक वंश, जिसे कि गुलाम वंश के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जिनकी स्थापना 1206 में हुआ था। या आपका 1290 तक शासन किया था। ठीक है, तो पहला शासक आपका कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जो कि आपका 1206 से 1210 तक आपका शासन किया था। इसके अलावा आपका आराम शाह आया जो कि 1210 से 1211 तक शासन किया था। इसके अलावा इल्तुतमिश आपके आए थे 1211 से 1236 तक शासन किया था। इसके अलावा रुकद उद्दीन फिरोज आए थे जो कि 1236 में ही आपके शासन किए थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा रजिया उद्दीन सुल्तान, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। रजिया सुल्तान आपका कब तक शासन किया था, तो 1240 का राइट आंसर था, लेकिन कब बैठा था, तो 1236 से 1240 तक शासन किया था। इसके अलावा मुइज़ुद्दीन उद्दीन बहराम जो कि 1240 से 1242 तक शासन किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन मोहम्मद जो कि 1242 से 1246 तक शासन किया था। इसके अलावा नासिर उद्दीन मोहम्मद जो कि 1240 से 1266। इसके अलावा गियास उद्दीन बलबन, ठीक है, बलबन का भी शासनकाल आपसे पूछा जा सकता है, तो 1266 से 1286 था। ठीक है, इसके अलावा कैकवाड़ था 1286 से 1290। इसके अलावा क्यूमर्स था दिल्ली ममलूक वंश का अंतिम शासक जो कि 1290 में आपका खत्म कर लिया था शासन अपना। इसके अलावा खिलजी वंश का शासन आपका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपके पूछा जा सकता है। देखिए, एक आपका अंतिम राजवंश था लोधी वंश जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाबर ने किसको किस वंश के हराकर मुगल वंश का स्थापना किया था, लोधी वंश। ठीक है, ये आपका अंतिम शासक था जो कि 1451 से 1526 ईस्वी से आपका शासन किया था। ठीक है, तो देखिए शासक कौन कौन था, पहला तो आपका बहलोल लोधी था जो कि स्थापना किया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका सिकंदर लोधी था जो कि आपका 1489 से 1570 तक शासन किया था। इसके अलावा इब्राहिम लोधी जो कि 1517 से 1526 जो कि पानीपत के प्रथम बाबर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ये आपका दिल्ली सल्तनत का आपका अंतिम समाप्त हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था, तो लोधी वंश था। ठीक है, तो इन सभी को दोस्तों आपको याद रखकर जाना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का पहला मस्जिद क्या नाम था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत काल का पहला मस्जिद आपसे पूछा गया था। तो सल्तनत काल के सुल्तानी के द्वारा बनाई गई जो मस्जिद में सबसे पहले जो मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है, तो कुव्वत उल इस्लाम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी हमने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था, ममलूक वंश का। इसके अलावा मस्जिद का निर्माण कार्य आपका 1195 में शुरू हुआ था और 1199 में पूर्ण हो गया था। ठीक है, ये आपका पूछा गया था।
एक देखिए पूछा गया था आपका कि बजट जो 2023-24 से किसने पेश किया था, ठीक है। तो बजट का जो आपका सेशन हमने लिया था आपके यूट्यूब पर, तो उसी में दोस्तों आपको बता दी थी कि बजट जो हर साल पेश किया जाता है वो आपके भारत के वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। वर्तमान में वित्त मंत्री का भी जिक्र हमने किया था, निर्मला सीतारमण जी का, ठीक है। तो जिन लोगों ने बजट का वीडियो अब तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो आपको चैनल पर जाकर खोज लीजिएगा बजट का, ठीक है। देखिए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 23-24 का बजट जो कि पेश किया गया था, तो इसका राइट आंसर निर्मला सीतारमण जी हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो बजट जो 23-24 आपका प्रश्न है जो कि शामिल कर ही लिया गया है, तो इससे जुड़े जो फैक्ट्स हैं, उससे जुड़े जो प्रश्न आपके आने की संभावना है आगे की शिफ्टों में, उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 23-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में सबसे जो बड़ा ऐलान टैक्स के दायरे को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया था, ठीक है। तो जिन लोगों का आय 7 लाख है तो अब टैक्स जो देना होगा 5 लाख था, अब लाख बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो 23-24 में जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर आपका वित्त वर्ष 22-23 में 7% रहने का अनुमान है। इसके अलावा पूंजीगत निवेश को 33% से बढ़ाकर 33% बढ़ाकर आपका 10 लाख करोड़ रुपए है जो कि कर दिया गया है। इसके अलावा बजट 23-24 में आपका 157 नए नर्सिंग होम जो है कि खोले जाएंगे, इसका भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा रेलवे के लिए आपका 2.4 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया है, ठीक है। तो रेलवे के लिए आपका 2.40 लाख। इसके अलावा पीएम आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाकर आपका 79,000 करोड़ रुपये जिससे अधिक कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा आपका 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कच्चे से संपदा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1000 जैव कच्चा माल संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 23-24 के बजट में आपका शामिल किया गया है। इसके अलावा उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्ता पौधे सामग्री को उपलब्धता बनाने के लिए 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम है जो कि शुरू किया जाएगा। ये भी आपका निर्णय 23-24 के बजट में ही लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डबल डेकर बस का जो आपका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी ने, वो पूछा गया था किस शहर से शुरू किया था, ठीक है। तो नितिन गडकरी की बात करेंगे तो आपका केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी ने, ठीक है। 18 अगस्त को मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस, इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस को आपका प्रदर्शित किया था, तो इसका राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में भी था। स्विच मोबिलिटी के द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक बस कथित तौर पर सीट पर बैठने वाले यात्रियों की संख्या से दोगुने लोगों को ले जा सकती है। ये समकालीन स्टाइल के साथ आता है और लेटेस्ट सुरक्षा फीचर से लैस है। पीटीआई की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेकर पूछा गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो बलात् श्रम था आपका पूछा गया था ये किस अधिकार से संबंधित है, इसका राइट आंसर आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार संबंधित अनुच्छेद था। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो आपका आर्टिकल 23 और 24 इसको वर्णित करता है। आर्टिकल 23 की बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो कि मानव तस्करी, बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे कि देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा किया जा सकेगा, ठीक है। ये अधिकार दोस्तों आपको बताते हैं भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा मानव तस्करी के विरुद्ध जो अधिकार में निम्नलिखित शामिल है, क्या क्या है, तो देखिए पुरुष और महिला और बच्चों की खरीद बिक्री आपका इसमें शामिल है। इसके अलावा वेश्यावृत्ति इसमें शामिल है। इसके अलावा देवदासी और दासी ये आपका बलात् श्रम के में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 24 से आपका क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है किसी फैक्ट्री, खान या अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नियोजन का प्रतिबंध करता है। तो ये भी आपका प्रश्न जो कि बन सकता है कि कितने उम्र के बच्चे को आपका जो है कि काम में नहीं लगाना है, तो 14 वर्ष से कम बच्चे को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका 25 से 28 जो अनुच्छेद आपका आता है वो आपका धर्म की स्वतंत्रता आता है 25 से 28 में। इसके अलावा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आपका 29-30 में आता है। इसके अलावा संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी और जितने भी भारत में नागरिक हैं सबके लिए भी। अनुच्छेद 32 है जो कि क्या कहता है, तो भारत संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं भी एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका किसी भी मौलिक अधिकार का आपका हनन हो रहा है तो आपका अनुच्छेद 32 के तहत आप अपने राज्य के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत भीमराव अम्बेडकर ने इसे ही भारतीय संविधान का आत्मा कहा था, ठीक है। अनुच्छेद 32 को यह सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया था, ठीक है। तो नीलगिरी तहर परियोजना की बात करें तो भारत की अपनी तरह की पहले तमिलनाडु सरकार ने 28 दिसंबर को नीलगिरी तहर परियोजना को घोषणा किया था, तो आपका राइट आंसर तमिलनाडु सरकार हो जाएगा, ठीक है। इसका जो उद्देश्य इस राष्ट्रीय पशु के मूल आवास को बहाल करना और इसकी आबादी को स्थिर करना है, ठीक है। इसके अलावा 25.14 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 साल की यह पहल प्रजातियों के संरक्षण से निपटने के लिए एक परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में एक समर्पित टीम का गठन करेगी। ये परियोजना वन क्षेत्रों में पशु के कैप्टिव प्रजनन की संभावना का पता लगाएगा जहाँ यह स्थानीय रूप से विलुप्त हो गया है, ठीक है। इसके अलावा राज्य वन विभाग तहर रेंज में समकालिक सर्वेक्षण करेगा जिसमें नीलगिरी की पहाड़ियां और असंभू हाइडलैंड्स शामिल है। परियोजना के अंतर्गत इस पशु के पैटर्न, निवास स्थान के उपयोग और व्यवहार को समझने के लिए कुछ तहरों का रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नीलगिरी तहर परियोजना का कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था आपका
आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन के बीच का अंतर आपसे पूछा गया था। हालांकि ये प्रश्न आपका लैंग्वेज शायद क्लियर नहीं है, तो चलिए हम देख लेते हैं आयन के बारे में। तो आयन ऐसे परमाणु या अणु है जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। इससे आयन में विद्युत आवेश या चार्ज होता है। आपका इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से अधिक हो तो आयन में ऋणात्मक आवेश होता है, उसे ऋणायन भी कहते हैं। इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद है जो कि प्रोटॉन से कम हो तो आयन में धनात्मक आवेश होता है, उसे आपका धनायन या कैटन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में बराबर का जो विद्युत आवेश या चार्ज होता है, इसलिए कि किसी आयन का आवेश उसमें मौजूद प्रोटोनों की संख्या को उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों को घटाकर बताया जाता है। अगर प्रोटॉनों की जो संख्या है अधिक हो तो आवेश धनात्मक होता है, अगर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या अधिक हो तो आवेश जो कि ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, इससे संबंधित क्या प्रश्न आए थे, आपका ऑप्शन क्या दिया था, एक बार आप लोग जो भी एग्जाम देखा है कॉमेंट सेक्शन में जो कि जरूर है जो कि बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हम्पी और मैसूर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हम्पी और मैसूर, ठीक है, ये देखिए हम्पी और जो मैसूर है वो आपका कर्नाटक में दो लोकप्रिय गतम है जिन्हें नई पर्यटन नीति 10 स्वदेश दर्शन 2 योजना के एक भाग के रूप में बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा, जो गतम पर्यटन को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। मैसूर और हम्पी उन 19 स्थानों पर शामिल है जिन्हें स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत भारत के 8 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चिन्हित किया जाएगा। इस गतम्य ने पूरे राज्य में उच्च फुटबॉल देखा है और दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ठीक है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, करंट से रिलेटेड था, इसलिए आपका इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था तत्व 120 है वो किस समूह में आता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका लैंग्वेज थोड़ा सा सही नहीं है। तो देखिए जो आपका आवासानी का जो 120 जो आपका तत्व है वो आपका एन विनिलियम है। ठीक है, जिसे इकारेडियम या केवल तत्व 120 के रूप में भी कहा जाता है। आवर्त में प्रतीक आपका बात करेंगे तो यूबीएन है, परमाणु संख्या 120 के साथ काल्पनिक रासायनिक तत्व है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्या प्रश्न आता है आप बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मुद्रास्फीति 5.85 से कितना हो गया है। ठीक है, तो देखिए मुद्रा जो स्फीति था 5.85, ये दोस्तों आपका नवंबर माह में था। ठीक है, तो नवंबर में आपका 5.85 था। इसके अलावा ये आपका 5.85 है आपका दिसंबर माह में आपका कितना था 8.39 था। तो अक्टूबर माह में आपका 8.3 था, जो कि नवंबर माह में घटकर आपका 5.85 हो गया था। ठीक है, अब पूछा गया था कि 5.85 से घटकर कितना हो गया है। तो देखिए थोक मूल्य सूचकांक WI पर आधारित मुद्रा जो स्फीति दिसंबर 2022 में घटकर 4.99% पर आ गया था। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ और कच्चे तेल की कीमतों में कमी कानी गिरावट आया था। ठीक है, तो देखिए अक्टूबर में आपका 8.9 था, फिर घटकर आपका 5.8 हो गया, 5.8 से भी घटकर आपका दिसंबर माह में 4.95 हो गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन अगर 4.95 होगा तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सूडान में शांति स्थापित करने के लिए किस देश की महिला फोर्स को तैनात किया गया है। ठीक है, तो अवई में तैनाती से भारत के शांति रक्षक टुकड़ियों में भारतीय महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि कराने के इरादे का भी शुरुआत हुआ है। सुरक्षा परिषद ने 27 जून 2011 को अपने संकल्प 1990 के द्वारा यूनिसेफा की स्थापना करके सूडान में अवैध क्षेत्र में खराब स्थिति को संभालने के लिए काम करने का फैसला लिया है। ठीक है, तो भारतीय महिलाओं की संख्या को बढ़ाया गया, तो आपका भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन जो भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए और पूछा गया था आपका कि पश्चिम बंगाल में द्वारा योजना। ठीक है, पश्चिम बंगाल में द्वारा योजना से संबंधित आपका प्रश्न जो कि पूछा गया था, ये पूछा गया था कि कितना दिन तक आपका ये योजना है जो कि चला था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका शायद क्लियर नहीं है। एक ऑप्शन में दिया गया था आपका 40, 50, 60 और 70। ठीक है, तो आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं एक बार क्वेश्चन को लैंग्वेज को सही कर दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा ये आपका 2021 में द्वारा राशन योजना को शुरुआत किया गया था। इस योजना में सामाजिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था किया गया था। ठीक है, एक देखिए आपका एक बैंक गिट था, आपका बैंगो गिट, जो कि अभी मिल नहीं पाया है। तो आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसका सही उच्चारण आप लोग कर दीजिएगा। तो इतना ही क्वेश्चन अभी तक जो मिले हैं, और भी जो 1-2 क्वेश्चन छूट गए उसको आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे दोस्तों। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया रहेगा, तो एक बार जाकर आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, रात को भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।